नमस्कार, शुभ संध्या। आप सभी का जीवन रंग उषा संग पटल पर हार्दिक स्वागत है। आइए, आज हम आपको श्रीमती लता नोवाल जी से परिचय कराने जा रहे हैं, जो एक कवयित्री और समाज सेविका हैं। और हम उनसे आज बात करके जानेंगे कि वो क्या करती हैं, उनकी रचनाओं के बारे में, उनके कार्यों के बारे में। तो सर्वप्रथम मैं स्वागत करती हूँ श्रीमती लता नोवाल जी का इस पटल पर, जिसमें हम अपनी बात सबके साथ करने जा रही हैं। जी जी लता नमस्कार उषा जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मैं आप सबके सामने रूबरू हो रही हूँ आपके पटल पर उषा जी के साथ। जो आपका बहुत स्वागत है। हमें बहुत हार्दिक खुशी है कि आप इस पटल से जुड़ी हैं। तो दर्शकों, सबसे पहले मैं लता जी का आपसे परिचय करा दूं। श्रीमती लता विनोद नोवाल जी एक समाज सेविका और कवयित्री हैं। वह इसके साथ ही कई और कार्य भी करती हैं, कई और जिम्मेदारियां भी निभाती हैं। उसमें वो राष्ट्रीय महासचिव हैं इंद्रप्रस्थ लिटरेचर फेस्टिवल की, नई दिल्ली की। और उन्होंने दिल्ली के इंद्रप्रस्थ कॉलेज से हिंदी ऑनर्स किया है। आपको ये जानकर खुशी और आश्चर्य होगा कि लता जी ने 16 वर्ष की छोटी उम्र से ही कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। और उनकी धीरे धीरे जैसे जैसे वो सृजन करती गई, उनकी कविताएं समाचार पत्रों में और मैगजीन्स में इसमें छपना शुरू हो गई। तो इनकी जो काव्य संग्रह है, जिसमें बोल उठा मन और आशनाई प्रमुख हैं, उनमें से जो बोल उठा मन जो है, उसका प्रकाशन के बाद कन्नड़ में अनुवाद भी हुआ। तो ये हमारे यहाँ के कर्नाटका के दर्शकों के लिए बहुत खुशी की बात है कि वह आपका काव्य संग्रह का आनंद कन्नड़ में पढ़कर ले पाएंगे, और उसकी मैं आपको बधाई भी देती हूँ। जी मुझे भी बड़ा सौभाग्य लगता है, अच्छी बात है कि मैं उनके लिए जी कुछ कर पाई, कि साहित्य उन तक पहुंच पाए। जी जी, बिल्कुल सही बात है। यही तो एक विशेषता है, जब अनुवाद होता है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो साहित्य पहुंचता है, और इस तरह से उसका वो मजा ले सकते हैं, उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये बताऊं कि डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी, श्री विश्वनाथ जी सचदेवा, नंदलाल जी नौटियाल जैसे जाने माने कवियों के साथ इन्होंने कवि सम्मेलन में मंच भी साझा किया है। तो इस तरह से ये बहुत ही अच्छा लिखती हैं, तभी इतने जाने माने कवियों के साथ इन्होंने कवि सम्मेलन में सहभागिता की है। और सामाजिक और अच्छे कार्यों के लिए इन्हें इनरव्हील क्लब प्रेसिडेंट रहते हुए सुप्रीम स्वर्ण पदक अवार्ड मिला है। ये बहुत खुशी की बात है। आपको हार्दिक बधाई हो लता जी। और सही। जी, इसके अलावा इनके सामाजिक कार्यों में ये जो शहीदों की विधवाओं के लिए एक प्रोग्राम चलाती हैं, जिसके तहत उनकी समस्याओं को सुनकर समाधान करने की कोशिश की जाती है। और इनका विशेष ध्यान रहता है कि सैनिकों को हीरो का दर्जा दिया। वास्तव में वो सैनिक लोग हमारे हीरो ही हैं, क्योंकि उनके कारण ही हम चैन की नींद सोते हैं। और कई, जैसा कि आप जानते हैं, ये अपने हास्य व्यंग के लिए विशेष तौर से जानी जाती है। अवश्य हम आज की चर्चा में इनके हास्य व्यंगों से भी रूबरू होंगे, कुछ इनकी रचनाएं सुनेंगे। और इनका अपना एक जो यूट्यूब चैनल है एल्विस आर्ट, इसमें कई हजारों लाखों लोग इनके फॉलोवर्स हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी जानी मानी और कितनी प्रतिभा संपन्न महिला श्रीमती लता विनोद जी नोवाल हैं, जो मुझे बहुत खुशी है कि हमारे पेज पर आकर के वो अपनी बात कहने के लिए तैयार हुई हैं। और इसके अलावा एक और बात बताऊं आपको साथियों, टी सीरीज में भी इनके कुछ गाने रिलीज हो चुके हैं, और हो सकता है कि कुछ आने वाली फिल्मों में कुछ गाने आपको सुनने को भी मिले, जिन्हें जावेद अली जी और साधना जी ने गाया है। तो ऐसी विशिष्ट प्रतिभा संपन्न श्रीमती लता नोवाल जी आज हमारे समक्ष हैं। उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। जी नमस्ते जी उषा जी। आज हम उषा जी के पटल पर आए हैं। ये खुद भी बहुत पढ़ाई में, भले इनका प्रोफेशन रहा है, और जो भी लोग पढ़ाते हैं और पढ़ाई से शिक्षा से जुड़े हैं, तो शिक्षा बांटना, ज्ञान और ज्ञान किसी को देना
और उसके प्रति समर्पण रखना बहुत बड़ी बात है। तो हमेशा से मुझे इनके प्रति एक इज्जत रहती है। शिक्षक, जवान और एक जो अपने देश पर सही, जो दिन रात बिना परवाह किए, हम छोटी छोटी चीजों के स्वार्थ में पड़े रहते हैं और वो अपनी सबसे बड़ा सर्वोत्तम बलिदान अपनी जान का देने को तैयार रहते हैं। तो ऐसे ही लोग हैं जो एक आदर्श हमारे समाज को देते हैं और इसी से हमारा देश आगे बढ़ेगा। इसीलिए इन सब के प्रति हमारा सम्मान है और मुझे बड़ी खुशी की बात है कि उषा जी के साथ आज मैं इनके पेज पर जुड़ी हूँ। जी, मुझे बहुत खुशी है कि आप जुड़ी हैं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और यदि आपको याद हो तो आज से 4-5 वर्षों पूर्व हम हाँ, शब्द साहित्यिक संस्था में भी हमने मंच साझा किया है। जी, तो हाँ, हाँ, बहुत खुशी की वहीं से बात है। हमारा परिचय हुआ था। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो लता जी, हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आप 16 वर्ष की छोटी उम्र से कविताएँ लिखने लगी थीं, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपको ये कविताएँ लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? जी, जैसा कि आप सबको पता है कि उस समय कुछ टीवी तो होता नहीं था और उस समय तो सिर्फ अगर किसी को मनोरंजन का कुछ भी साधन होता था तो किताबें ही होती थी। जी, किताबें, मैगजीन, और वो भी मिलना उस समय बहुत कठिन बात होती थी। मतलब इतनी आसानी से हमें मिलती नहीं थी। लेकिन कोई, जैसे हमारे पिताजी बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान हैं और वो बहुत मतलब काफी अच्छे एक ज्योतिष भी है। चाचा जी भी जी। हमारे संस्कृत में बहुत बड़े रिवाड़ी में अभी सावरकर संस्था चलाते हैं और काफी कुछ ओह! मतलब उनका साहित्य से वो बहुत जुड़े हुए हैं। तो वो जब भी थे, तो हम जब छोटे थे तो वो छोटी छोटी बाल कविताएं, कृष्ण जी की कविताएं या कृष्ण जी के बारे में ऐसे सब हमें मतलब पुस्तकें लाकर देते थे। तो जब अरे हम वाह! लोग वो सब ऐसे पढ़ते थे तो पढ़ते पढ़ते ही धीरे धीरे मतलब पढ़ाई करते करते हम लोगों को रुचि हो गई कुछ थोड़ा बहुत लिखने की, क्योंकि वो लोग भी खुद लिखते थे। तो ऐसे कहते थे कुछ भी 4 लाइनें लिखो, कुछ ऐसा करो वैसा करो। तो बस प्रेरणा तो मुझे घर से ही मिली। फिर उसके हाँ। बाद जैसे मैंने थोड़ा लिखना शुरू किया तो एक दिन मैंने एक ऐसे ही एक पेपर में कोई कविता जैसे हम लोग लिख कर छोड़ देते हैं, तो ऐसे जब स्कूल में गई तो मेरी टीचर को मिला तो उन्होंने कहा ये तुमने लिखी है? मैंने कहा हाँ, ऐसे ही कोशिश की है मैडम। तो उन्होंने हुँ। कहा नहीं, आप बहुत अच्छा लिखते हो और आप ये जारी रखो, और कुछ भी लिखोगी तो कुछ कमी होगी तो आप मुझे बताइए, मैं ध्यान रखूंगी और आपका ठीक करूंगी। तो हाँ, उन्होंने मुझे मतलब वहां से मुझे समझ में प्रेरणा मिली, घर से और एक शिक्षक से। जी, तो ये बात बिल्कुल सही है कि परिवार के संस्कार किसी भी बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में बहुत उपयोगी, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो आपके व्यक्तित्व में भी नज़र आता है कि आपका इतना साहित्यिक परिवार रहा और इतने विशिष्ट व्यक्तित्व आपके परिवारजन रहे, तो उनसे आपको प्रेरणा मिली, उनसे आपने सीखा और इसीलिए आज जो हैं, उनके पीछे उनके संस्कार हैं। बहुत अच्छी बात जी, है ये जी, तो। तो जैसा कि आपके 2 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, आशनाई और बोल उठा मन, थोड़ा-सा उनके बारे में मुझे कुछ बताएँ? जी, जी। मेरा सबसे पहले तो क्रिकेट कविताएं थी, एक ओह! छोटी कविता, और फिर उसके बाद बोल उठा मन और आशनाई। और इसके बाद कोरोना काल में हमने एक रामायण पर मतलब 2 भाग लिखे सबने मिलकर, वाह! कि कुछ ऐसे पात्र जिनके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। तो उसके हमारे 2 पार्ट में एक हमारे संपादन में वो भी छपी थी। तो हुँ। इसमें बॉल उठा मन में तो हमारी जो भी बचपन की सबसे पहले मैं क्रिकेट कविताएं के बारे में बताती हूँ आपको हाँ, अवश्य, कि अवश्य। जी, उस टाइम तो क्रिकेट के बारे में हमें मतलब क्रिकेट का बहुत शौक था। तो जब भी हम छोटा ट्रांजिस्टर रखते थे, छोटा रेडियो रहता था, स्कूल में भी ले जाके चुपके चुपके सुनते थे कमेंट्री, क्योंकि उस टाइम दूरदर्शन वगैरह पे बहुत मैच ऐसे कोई लाइव दिखाता नहीं था। थोड़ा बहुत कभी बिल्कुल, कभी झलकियां आ जाती थी तो हम लोग कमेंट्री हमेशा सुनते थे। तो जी। कमेंट्री सुनते थे, देखते थे, बस उसी तरीके से कुछ लिखने को हम लोगों को देख देख के, और मुझे क्रिकेट के ऊपर कविताएं लिखने का वो हुआ। तो मैंने सभी के ऊपर लिखा। कपिल देव उस टाइम जब मैं लिख रही थी तो लास्ट मतलब एक पहले उस टाइम हमारी टीम में कोई ऑलराउंडर आए थे जो कि हुँ, हुँ। मतलब खेल भी सकते थे और
बॉलिंग बैटिंग दोनों कर सकते थे, वरना हमारी टीम में हमेशा जो बॉलिंग करता था वो बैटिंग नहीं करता था, जो बैटिंग करता था वो बॉलिंग नहीं करता था। बिल्कुल तो अब तो बिल्कुल। जमाना खैर बहुत बदल गया है। तो उस टाइम क्या होता था कि हम अगर कमेंट्री भी सुनते, ये सुनते, तो घर में मम्मी वगैरह सब ऐसे, क्या दिन रात आप यही सुनते रहते हो? तो उसी पर मैंने एक कविता लिखी थी जो मैं आप सबके साथ साझा करना हाँ, चाहूंगी। अवश्य अवश्य, स्वागत है। जी जी। कि जैसे जैसे ही हमने कमेंट्री लगाई, हम्म, तभी हमारी मम्मी चिल्लाई, बेटी करनी नहीं पढ़ाई, अब हम्म, हमारी मुसीबत आई, पास में रखी किताब उठाई, अब हम करने लगे पढ़ाई। पर हमारा हम्म, मन तो उधर ही था कि क्या स्कोर हो गया। मन तो लग नहीं रहा था, मजबूरी में आंख गड़ाई, बाहर से आवाज आई, चौका, हमारा संयम दे गया धोखा, रेडियो खोलने को देखे मौका, हमने धीरे से रेडियो खोला, तभी कमेंटेटर सुशील दोषी, उस टाइम सुशील दोषी बहुत कवि वो सुनाते थे, जी जी जी। सुशील दोषी बोला, जीत के लिए चाहिए 2 रन, हमको जैसे मिल गया चमन। क्योंकि उस समय वाह। भारत की टीम जीतती भी बहुत कम थी, और किसी टाइम अगर जीत जाती तो उससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं होती। तो जी। जीत के लिए चाहिए 2 रन, हमको जैसे मिल गया चमन, तभी हम चौके, आवाज आई, बंद करो रेडियो, क्यों मचाया शोर, पता नहीं क्या सुनते हो, करते हो बोर, ये क्रिकेट भी जाने क्या भला है, क्या हम्म, फेल होने की तुम्हारी सलाह है, क्या वाह वाह। फेल होने की तुम्हारी सलाह है, क्रिकेट से होती कौन सी भलाई, बंद करके रख दियो रेडियो, शुरू कर दी हमने पढ़ाई, हमारी फिर से मुसीबत आई, हमारी अरे, फिर से मुसीबत आई। जी अरे वाह, बहुत सुंदर कविता। और क्रिकेट प्रेम तो खैर भारतीयों में सभी बच्चों बच्चे में है, और आप में भी होगा तो स्वाभाविक ही है, पर उस पर आपने कविता बहुत सुंदर रचना की है। जी। तो आपका जैसा हमें पता चला कि आप ख्यात कवियों के साथ आपने कवि सम्मेलन पर मंच साझा किया है, तो ऐसा कोई पहला अनुभव बताइए कि कैसा लगा आपको इतने लोगों के साथ कविता पाठ, इतने बड़े बड़े लोगों के बीच जा करके अपनी कविता प्रस्तुत करना एक अलग ही अनुभव होता है, एक अलग ही जी जी। फीलिंग होती है। हाँ जी। जी, तो इसमें हमारे 2 अनुभव हुए। एक तो हम इतने बड़े वरिष्ठ साहित्यकारों के साथ पढ़ रहे थे, और वो भी पहला मंच साझा कर रहे थे, तो पहली बार, क्योंकि अभी और पहले में बहुत फर्क था। पहले हम लोग मंच पर जाना और बोलना हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती थी, बहुत बहुत बड़ी। तैयारियां होती थी, कैसे बोलेंगे, क्या करेंगे, ऐसे रहता था। तो हम्म, उसके बाद मतलब बहुत हमने हाँफते कांपते कविता सुनाई, लेकिन सब लोगों को बहुत पसंद आई, तो ये बड़ी खुशी हुई। फिर दूसरे दिन अखबार की हेडलाइन आई, तो अखबार की हेडलाइन में सबसे बड़ा दुख पार्ट ये हुआ कि हमारी कविता तो आ गई, लेकिन हमारा नाम नहीं आया। तो अरे। कविता छा गई और हम गुमनाम हो गए। तो 2-3 दिन उस टाइम तो क्या था कि अगर अखबार में आपका नाम आना भी बहुत नहीं नहीं, बड़ी बात बहुत थी। बड़ी। जी। आजकल तो हर कोई मतलब अखबार में हम छपवा लेते हैं, आ जाता है जो भी है। पर उस जी। टाइम अगर, और वो भी नवभारत टाइम्स में, अगर नवभारत टाइम्स में आपकी कोई कविता के बारे में कुछ लिखा आ जाए, तो आप समझ लीजिए कि आपके तो पैर नहीं जमीन पर नहीं, नहीं पड़ेंगे। जी। सही है तो सही है। यही है। अरे वाह, जी। कविता छप गई और नाम नहीं आया तो हाँ निराश जी। होना स्वाभाविक है। पर इस सही कम है। उम्र में आपका मंच साझा करना और कविता छुपना बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी बहुत जी। बहुत बधाई उसके लिए आपको। जी हाँ, आप तो सब लोगों का आशीर्वाद। जी। जी। अच्छा, जैसा कि टी सीरीज में भी आपके कोई गीत और भजन आदि रिलीज हुए हैं, किसी एक गीत या भजन की एक दो पंक्तियां सुनाइए। जी हाँ, ऐसे तो मैंने बहुत लिखे हैं, पर मेरी एक कॉलर ट्यून है जो सबको बहुत पसंद आती है, उसकी 2-4 लाइनें मैं आपको सुनाती हूँ। कि जी ये कान्हा के ऊपर है कि तेरे जी। प्रेम का रंग है न्यारा रे, तेरे हम्म, प्रेम का रंग है न्यारा रे, सारा जग ही लगे अब प्यारा रे, हर ओर है अब उजियारा रे, मोए सुध न रही दिन रैन की, मोए सुध न रही दिन रैन की, कान्हा से ना रह गई कोई दूरी रे, अधजल गगरी आज हुई है पूरी रे, हम्म, नाचो और चुनर सिंदूरी रे, बुझी हम्म, प्यास जो मन बेचैन की, मोए सुध न रही दिन रैन की, पीकी हम्म, हो गई रही न अब दुखियारी रे, पल में हम्म, काट के रख दी दुविधा सारी रे, चलो ऐसे
चली ऐसे जिया पे कटारी रे, मोहन तेरे सुंदर नैन की, मोए सुध ना रही दिन रैन की। जी, ऐसे ही अरे एक वाह! आपकी आवाज़ भी बहुत मधुर है, मैं आपके यूट्यूब चैनल रेगुलर देखती रहती हूँ। यदि कोई जी एक जी हो जाए, कुछ पंक्तियाँ किसी भजन या गीत की, जी हाँ। तरन्नुम में। नहीं, तरन्नुम में मुझे कम आता है, तो अच्छा जी, मैं कोई ऐसे ही जी जी। तो अभी मैंने सुना दिया है, बस अब बसंत की 4 लाइनें मैं आपको ऐसे ही सुना देती हाँ, हूँ, हाँ, क्योंकि हाँ, बसंत बिल्कुल, पंचमी बिल्कुल। आ गई जी। कि बिल्कुल, बिल्कुल। बसंती हवा का ये झोंका निराला, ये हुँ, चंचल से मन की है यादों की माला, ये बीते दिनों की जो यादें अधूरी, तुम्हारी कसम हो जाएंगी पूरी। बसंती हवा का ये झोंका निराला, ये यादों के आंसू छलकते हैं जब भी, ये आंसू के मोती ढरकते हैं जब भी, नजरिया तुम्हारा बदल जाएगा जी, जो गहराई से दिल के सोचोगे जब भी। मधुदान आंसू में सब कुछ कहेगा, तुम्हारी कहेगा, हमें भी कहेगा, मधुर प्रेम का मेघ गनेरा, बसंती हवा का ये झोंका निराला। अरे वाह, वाह! आपने तो बसंत ले आए पटल पर ही। बहुत खूब, बहुत जी खूब। हुँ, अच्छा, तो आप जो कुछ आपको जो ये स्वर्ण पदक मिला है इनर व्हील क्लब का प्रेसिडेंट होते हुए, ऐसा जी क्या जी कार्य किया आपने कि आपको ये पुरस्कार मिला? जी। कुछ बताएँगे हमने इसके एक तो सामाजिक जी कार्य? हाँ, तो एक तो हम लोग जैसे ऐसा करते थे कि हम लोग ऐसे ऐसे गांव जाते थे जहाँ कोई लोग नहीं जाता, थोड़ा इंटीरियर में जाते थे, ऐसे सामने नहीं जाते थे जहाँ सब। तो उसमें हमने 5 स्कूलों में मतलब लड़कों और लड़कियों के लिए शौचालय बनवाया, लाइब्रेरी बनवाई, सिलाई हुँ, मशीन दी, और अरे! इसके अलावा स्कूल का इनोग्रेशन, मतलब जैसे स्कूल की दीवारें वगैरह टूटी हुई थी वो सब काम किया हमने। और जो वहाँ की ग्रामीण औरतें थी, तो उनको हमने सिलाई मशीन दी, पर पहले हमने उनको ट्रेनिंग दी सीखने की, ये बहुत किसी अच्छा टीचर काम से। तो उसको जी, उपयोग तो कर वो सकें, टीचर जब उनको नहीं आएगा तो क्या जी जी करेंगे? क्या करेंगे, तो वो टीचर उनको सिखाती है, अभी भी सिखा रही है, और उनको रोजगार भी दे रही है, और वो लोग अपना काम कर रहे हैं। और ऐसे जो भी जरूरतमंद वाले लोग रहते हैं, जैसे मेल न्यूट्रिशन के बच्चे हैं, या कोई भी, अगर हम लोग किसी का इलाज भी कराते हैं, तो जितना उसका कोर्स होता है 3 महीने 4 महीने हम पूरा कराते हैं, साल भर का होता है तो भी, क्योंकि अगर एक बार दवाई देने से उसकी बीमारी खत्म नहीं होती, क्योंकि जी। कईयों को ऐसे पूरे 1 साल की जरूरत होती है, किसी को 3 महीने की कोर्स की जरूरत होती है, तो यही सब हमने काम किए, अरे वाह! जिसके ये लिए तो उन्हें ये बहुत, सब मिला है। बहुत अच्छा काम कर रही हैं, एक तो मानवता की सेवा है और आजकल लोग करते हैं, दिखावे के लिए ज़्यादा करते हैं, इस तरह से जी सीरियस होके जैसे आपने किसी को 3 महीने, किसी को 6 महीने, किसी को साल भर तो मतलब एक बार कोई ना एक हाँ 10, 20, 50 हज़ार दे करके और उसके फ़ोटो खिंचा के और डाल देते हैं, अरे हमने इसकी जी मदद लेकिन असली जी, मदद ज्यादा तो कुछ वही नहीं है। होता है, एक कैंप लगाते हैं और एक दिन दवाई कुछ भी मतलब हम लोग दे देते हैं जी, आयरन की इसकी। जी, लेकिन जब वो जो लेडीज आती है, लेडीज की प्रॉब्लम आपको पता है कितनी बड़ी होती है, कई बार ना जी, जी, 6 6 महीने तक भी उनका इलाज चलता है, तो हम पूरा उनका इलाज कोर्स कराने की कोशिश अरे वाह! करते हैं। ये तो बहुत, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और हमारी हार्दिक शुभकामनाएँ आप ऐसे काम करते रहें और काफ़ी लोगों का इससे भला हो, उनको मदद मिले और उनका आशीर्वाद तो अवश्य मिलेगा ही। जी हाँ, हम सब बहनें मिलकर करती हैं, सब लोग हमारे साथ रहते हैं, हमारी बहुत बड़ी टीम है। जी जी, हाँ। जी, जी। मेरे लायक भी कुछ काम है तो अवश्य बताएँ। ये केवल जी बॉम्बे हाँ, में ही जरूर। होता है या बैंगलोर इधर जी, कर्नाटक में सब भी? जगह होता है, बॉम्बे में भी, बॉम्बे के अच्छा। आसपास भी, कर्नाटका में भी, और मतलब नागपुर वगैरह, जहां पर भी, उड़ीसा वगैरह, सब जगह हम लोग मिलकर काम अरे करते वाह! बहुत खुशी की बात है कि आपने केवल देश का किसी एक प्रदेश या एक शहर नहीं, आपने पूरे भारत को उसको कवर करने की और उनको मदद पहुँचाने की कोशिश की। ये और भी हैं। अच्छी बात है। तो हाँ, बहुत खुशी की बात है। अ, आपने जो बताया कि सैनिकों की विधवाओं के लिए भी कुछ काम करते हैं, तो उनके लिए क्या और कैसे काम करते हैं? कुछ बताएँगी? जी हाँ। जी, जैसे कि मैंने बताया कि शुरू में जैसे हमारे चाचा जी वगैरह जो हमें किताबें ला के देते थे, तो उस टाइम 2 ही मेरी मनपसंद किताबें होती थी, या तो मैं कृष्ण जी या देशभक्ति ऐसे मतलब ज्ञान वाली पढ़ती थी, या फिर मेरा मतलब विषय रहता था कि सैनिकों के प्रति, या जैसे हुँ, शहीद भगत सिंह की कहानी, या ये सब पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं ऐसे हमेशा सोचती थी कि इतनी कम उम्र में वो कितना बड़ा काम कर गए। मतलब हम बिल्कुल। लोग तो कोई सोच भी नहीं सकता कि हम ऐसा करेंगे, या ऐसा सब सोचेंगे, या जो भी उस टाइम थे,
पर वो टाइम ही ऐसा था। देखिए वो टाइम मतलब वो लोग तो थे ही, इसके अलावा और भी समाज के सब लोग थे। सबको लगता था कि हमें समाज के लिए कुछ करना चाहिए। तो तब से मुझे लगता है कि लोग जो नकली हीरो होता है उसको याद रखते हैं, लेकिन बिल्कुल। असली हीरो तो कौन है जो अपनी जान देते हैं। तो मैं सब बच्चों से और सबसे यही कहना चाहूंगी, आपको कहीं कोई भी सैनिक दिखे तो आप हमेशा उनके पास जाइए, उनको ऑटोग्राफ लीजिए। उनको कितना मान बढ़ेगा, उनको लगेगा कि हम भी कुछ हैं, मतलब लोग हमें याद कर रहे हैं अगर हम काम कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश थी कि जो वो चले गए, फिर उसके बाद उनके परिवार, उनके माँ बाप, उनका भी सम्मान होना चाहिए। तो बिल्कुल। बिल्कुल। उनका भी हम लोग सम्मान करते थे ऐसे। और उनके लिए मतलब इसीलिए हम लोग उनको अपना मतलब बुलाया, और हम लोग 2 दिन तक उन लोगों को रखा अपने यहाँ, और सारा घुमाया, जैसे भी आसपास दिखाया। और उनके लिए एक एडवाइजर भी रखा कि उनकी जो भी प्रॉब्लम हो वो सोल्व की जाए। और उनको एक जैसे मेडिकल कार्ड भी दिया गया, और उनके बच्चों के लिए कि जो भी हम लोग कर सकते हैं हमने उनसे वादा किया है। तो ऐसा कर्नाटका बेल्ट को लिया जिसके अंदर काफी, हमने अभी 400 लोगों को लिया था, तो उसमें हम 300 लोगों को बुला चुके हैं। फिर बीच में कोरोना आ गया तो ये सब काम अभी रह गया है। पर अभी जी। हम लोग ऑनलाइन या ऐसे जुड़े रहते हैं, और जो भी होता है उनके टच में रहते हैं। अरे वाह, तो ये तो सभी और को भी बस अच्छा काम है, क्योंकि वास्तव में मुझे लगता है कि सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा स्थान जो होना चाहिए उन्हीं का होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के कारण हम सब निश्चिंत होकर घूमते हैं, निश्चिंत होकर सोते हैं, और वो कैसे कैसे क्षेत्रों में रहते हैं, कैसी कैसी मतलब परेशानियों में रहते हैं, फिर भी देश सेवा के लिए कार्य जी, करते हैं। तो उनका और उनके परिवारों का तो हम कुछ हम देर ऋण की कभी तुलना नहीं नहीं। चुका सकते। जी सही बिल्कुल, है। बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप ये भी। इसीलिए मैंने फेसबुक पे भी अभी शुरू किया है कि जो लोग अभी भी मतलब जो राजस्थान अभी जो लोग हुए हैं, तो उन लोगों के बारे में भी कुछ ना कुछ लिखते रहे, जिससे बिल्कुल, कि बिल्कुल नहीं, अवश्य, अवश्य, अवश्य। और ये अभी रिसेंटली मतलब विदेशों में भी हमने सुना है, और अभी मोदी जी ने भी शुरुआत की है कि कम से कम जहाँ कहीं सैनिकों, जैसे आपने कहा ना, उनको ऑटोग्राफ लो, उनके सम्मान में खड़े हो जाओ तो उनको लगे कि हाँ, हम कुछ हैं। हाँ जैसे हम किसी नेता या किसी अभिनेता के सम्मान में खड़े होते हैं, दौड़ते हैं, हाँ, ऑटोग्राफ मांगते हैं। कैसे असली बच्चे भागते हीरो हैं ना, तो वही। कि बच्चों को सिखाएं हम बचपन से कि ये असली हीरो इनके पास हमेशा जाइए, इनके ऑटोग्राफ लीजिए आप। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, मैंने सुना कि आप बहुत 40 वर्षों बाद अपने गाँव गई थी, वहाँ का अनुभव विशिष्ट रहा, कुछ बताएँगी? जी हाँ, हम 40 साल बाद अपने गांव गए। तो वहां पे जैसे गांव में अभी भी थोड़ा बिजली की प्रॉब्लम रहती है, लाइट कभी कभी आती है नहीं आती, तो हमने 1600 मेगावाट का उनको एक सोलर सिस्टम दिया। अरे गर्ल्स वाह! स्कूल में दे के आए हम लोग। और हुँ, मुझे हुँ। बहुत अच्छा लगा, मतलब मैंने कि सब प्रिंसिपल वगैरह भी खुश हुए, और मुझे लगा कि मुझे भी कुछ अपने गांव के लिए करना चाहिए, क्योंकि बेटे तो बिल्कुल। हमेशा ही कुछ करते हैं, पर जी। बेटियां भी कुछ करें अपने गांव के लिए। तो हुँ। इसी के लिए मैं बचपन में तो हम लोग जैसे हमारे कोई रहते थे तो हम जाते रहते थे, लेकिन इतने सालों से हमारा जाना नहीं हुआ। तो अपना वो स्कूल, गांव, घर सब देखा। और अभी हम लोग उनके टच में रहते हैं, जो भी जरूरत हो कोशिश करते हैं कि अपने स्कूल में कुछ करें, और अपना गांव और वो सब देखा। पर उनमें अभी भी आज वैसा ही प्यार था। सबने मुझे बहुत सम्मान दिया, जो बड़े बुजुर्ग थे सब लोग आए। स्कूल में कम से कम 100-150 लोग आए, और इतने प्यार से अपने घर भी लेके गए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज भी गांव में वो सब स्नेह और प्रेम जिंदा है। नहीं, जी ये बात तो है, और खास तौर से जिस मिट्टी से हम बचपन से जुड़े रहे, उसकी बात ही अलग होती है। और ये आप हाँ बहुत अच्छा काम ये भी आपने किया, क्योंकि वास्तव में अब क्या है कि ये भी कहा जाता है ना, गाँव तो अब शहर आ गया है, क्योंकि हाँ लोग जैसे ही थोड़े योग्य होते हैं, वह नौकरी की तलाश में, अवसर की तलाश में शहर आ जाते हैं, और गाँव के लोग वहीं के वहीं, जो बूढ़े हैं या जो ऐसे असहाय हैं, वही रह जाते हैं। तो फिर गाँव की कुछ उन्नति नहीं हो पाती। लेकिन यदि फिर वो अपनी उन्नति करके, अपना अच्छा काम करके, और यदि वो फिर से गाँव लौटे और उसकी कुछ मदद करें, तब उसमें विशेषता है कि आपने जैसे कि एक तरह से अपनी माँ को नहीं भूला, है कि जी, नहीं? बस वही क्योंकि कोशिश। जिसने जन्म दिया, जिसने आपको पाला-पोसा बड़ा किया, तो अपने माता-पिता से जुड़े रहना, गाँव से जुड़े रहने जैसा ही है। तो आप बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं ये भी, कि आप गाँव के लोगों के लिए और उनकी सुविधाओं के लिए प्रयत्नशील हैं। तो तो अभी हम आपसे कुछ हास्य व्यंग्य रचनाएँ सुनना चाहेंगे। जी जी थोड़ी जी। तो झलकियाँ हो अभी जाए, निश्चित अवश्य पसंद हाँ जी, करेंगे। तो बस जी,
अभी जैसे अभी गांव का ही जिक्र चला, तो मैंने भी एक हरियाणा में कविता लिखी, मैं सुनाती हूँ, अरे वाह, समझ में हरियाणवी। आएगा सबका। जी। हम्म, तो इसमें क्या था कि जैसे गांव में एक चौधरी थे और उसकी मिसेज जैसे हमेशा इधर उधर घूमती रहती थी, तो एक दिन घर में थी, तो क्यों थी, तो जैसे ही चौधरी घर पे आया तो उसने हम्म, कहा कि अरे गली मोहल्ले में आंडन आली आज घर में क्यों कर बैठी से, गली हम्म। मोहल्ले में घूमने वाली आज घर में कैसे है, अच्छा, गली हाँ जी। मोहल्ले में आंडन वाली आज घर में क्यों कर बैठी है। देखते ही पत्नी जोर जोर से रोवन लागी, आंसुओं से मुंह धोवन लागी, बोली इबे इबे सुन के आई सो, गांव के सर्कस से चीता भाग गया और वो अरे आदमियों ने उठा ले जावे से। तो चौधरी बोला अरे खानदानी घर की हट्टी कट्टी, चीता तेरा के बिगाड़ पावेगा, वो बैरी आवेगा तो एकला ही आवेगा, वो बैरी आवेगा तो एकला ही आवेगा, तन्ने ले जावन में क्रेन को नहीं लावेगा, वो क्रेन लेके नहीं आएगा तो तुझे नहीं ले जा सकता वो। मजा आ तो गया जी, हरियाणवी जी, में। जी समय कम है, बस एक और छोटी सी सुना देती हूँ। एक अवश्य सास अवश्य बहू की, सुनाइए। जी कि बिल्कुल एक सुनाइए। बहू ने, मतलब एक बहू ने सास से उसके बेटे की शिकायत करी कि हम्म, जो ये जो है आपकी आंखों का तारा, इसको हम्म, परवाह नहीं है मेरी, हो गया हम्म। आवारा। तो देखिए अरे। सास ने क्या जवाब दिया। सास ने हम्म। कहा देख बेटी, मेरे खानदान की लाज बचा ले, देख बेटी, अच्छा। मेरे खानदान की लाज बचा ले, मैंने निभा लिया तेरे ससुर को, तू मेरे बेटे को निभा ले। मजा आ गया, मजा। हाँ, ऐसे ही होता था पहले। तो यही था। तो एक और जबरदस्त। सुना देती हूँ, जी बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। जिसमें तो ऐसे तो देखो क्या होता है कि पत्नी उपहार देख के बड़ी खुश होती है, तो पर पति ने ऐसा क्या उपहार दिया कि पत्नी आग बबूला हो गई, कि पहले वर्ष 22 कैरेट सोने की अंगूठी, और फिर हर वर्ष होठ की मात्रा बढ़ा दी, और अच्छा। इस साल तो हद कर दी, ये पीतल की अंगूठी थमा दी, अरे। इस साल तो हद कर दी, ये पीतल की अंगूठी थमा दी। तब पति बोले अरे भाग्यवान, तुम समझती नहीं हो, हम्म। धीरे धीरे मजबूती आ रही है प्यार में, इसीलिए ठोस चीज दी है उपहार में, इसीलिए ठोस चीज दी है उपहार में। अब चुनाव का मौसम आ रहा है, तो एक नेताओं पर भी 4 लाइनें हो जाए बिल्कुल बिल्कुल, जरूर, कि, अवश्य। कि जी। एक आदमी ने नेताओं से कहा क्यों नहीं कुछ करिश्मा दिखाते, गिनीज बुक में अपना नाम लिखाते, क्यों बिल्कुल। नहीं कुछ करिश्मा दिखाते, गिनीज बुक में अपना नाम लिखाते। नेता बोले प्रयास जारी है, हम्म। प्रयास जारी है, सबसे ज्यादा झूठे वायदे करने वालों में हमारी ही बारी है, मजा आ गया जब भी मुझे। उनका नाम आएगा तो इसी में आएगा कि सबसे बिल्कुल। ज्यादा झूठे वायदे कौन करता है। सही दिशा में जा रहे हैं नेताजी। जी सही बात है, सही दिशा में जा रहे हैं। तो आजकल चुनाव में तो यही सब अपने को सुनने को मिलता है, कभी इधर से कभी उधर से। एक तरफ हमारे सैनिक हैं, अब किसको वोट दें हमें कुछ समझ में नहीं आता, कि सब चारों तरफ ऐसे ही चलता रहता है कि हम सोचते रहते हैं कि किसे वोट दें। उस पे भी मैंने एक कविता जी लिखी है। जी जी, बताएं। जी। आज तो पूरा मनोरंजन हो गया आपका, हास्य व्यंग से बहुत मजा आ रहा है मुझे तो। दर्शक भी बहुत ही मजा ले रहे होंगे। मजेदार। जी हाँ। जी जी। जी जी, मेरी एक कविता थी, वो अभी शायद अभी नहीं रही। हाँ, कि किसे वोट देंगे क्या ख्याल है। हम्म। एक तरफ हमारे सैनिक अपना बलिदान देकर देश संभाल रहे हैं, और हम्म। दूसरी तरफ नेता कैसे देश की इज्जत उछाल रहे हैं, हम्म। एक दूसरे की मछली पकड़ने को जाल डाल रहे हैं, कोई नमक हरामी के मामले में अपने नेताओं को निकाल रहे हैं, महंगाई और कोरोना से परेशान जनता सारी, ऊपर से नेताओं की ये मक्कारी, अब हो रही है चुनाव की तैयारी, हम्म। किसी किसको वोट देंगे क्या ख्याल है, किसको हम्म। वोट देंगे क्या ख्याल है, क्योंकि हर जगह गोलमाल है। वाह वाह नेता वाह। चाहते ही नहीं कि नेता चाहते ही नहीं कि इनसे अधिक देश फले फूले, देश की ऐसी क्या मजाल है, फंसा रहेगा इनके चक्रव्यूह में, जिसका ना कोई सुर ताल है, कभी हाथी से कुचला जाएगा, कभी हाथी से कुचला जाएगा,
कभी हाथ से मसला जाएगा, कभी झाड़ू में फंस जाएगा, कभी कीचड़ में धंस जाएगा, जिंदगी भर हल ना होगा। ये एक ऐसा सवाल है, किसको वोट देंगे, क्या ख्याल है? किसको वाह वोट वाह, देंगे, क्या ख्याल है? सही में ज्यादातर ऐसे ही नेता नजर आते हैं कि हमको सोच में पड़ जाते हैं कि किसको वोट दें। और कई बार वही वो वोट का यदि देते भी हैं किसी को तो वो उसका उद्देश्य पूरा नहीं होता, सही व्यक्ति का चुनाव नहीं हो तो उसका उद्देश्य पूरा नहीं होता है। और ज्यादातर तो पढ़े लिखे लोग इसीलिए यही सोच कर कि अरे कोई ढंग का व्यक्ति नहीं है, वो वोट देने ही नहीं जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है वोट का अधिकार का हमें प्रयोग करना चाहिए। वो है ना कि जितने भी वर्स्ट अमंग द बेस्ट, बेस्ट अमंग द वर्स्ट को दे देना चाहिए कम से कम, तो एक सही थोड़ा तो बात कुछ है। तो करेगा। हमें ये जो चुन अधिकार है उसका प्रयोग तो जरूर करना चाहिए जी, करना सभी को। चाहिए और चुनना चाहिए, और क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि हमारा इतना बड़ा देश प्रजातंत्र है, तो हमें अधिकार का, मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। जी तो हाँ। बहुत मजेदार रही हमारी चर्चा आपके साथ। जाते जाते आप कुछ संदेश देना चाहेंगी लेखकों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को और सभी दर्शकों को? जी, मैं सभी से बस एक ही बात कहना चाहूंगी कि जो आदमी जैसा है बस वैसा ही रहे, और जो हम दूसरों के लिए सोचते हैं वो हम खुद करें। जैसे हम कहते हैं कि शुरुआत वो नहीं करता, पर हम अपने से खुद शुरुआत करें, क्योंकि हम ही तो एक एक करके ही तो आदमी, समाज और देश बनता है। तो कोई भी चीज है, कुछ भी अच्छे विचार, अच्छा काम हम अपने से शुरू करें और अपने अच्छे लोगों को जोड़े। तो जब हम शुरू करेंगे तो हम ही पूरा देश समाज बन जाएंगे। जी, मैं बस यही सबको कहती हूँ कि अपने देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति हमेशा ईमानदार रहे। जी। अरे वाह, बहुत अच्छी बात कही है। और हमेशा हम कहते हैं पहले आप, पहले आप, पहले हम क्यों नहीं, वो कहते हैं ना घर से ही, अच्छे काम की शुरुआत घर से होनी चाहिए, खुद को करनी चाहिए। हम हमेशा इंतजार करते रहते कोई और करेगा, कोई और कौन है? हमको ही तो करना हम है। ही तो है ना सब। हम शुरू बिल्कुल। करेंगे, हम एक जुड़ेंगे, दो जुड़ेंगे, चार जुड़ेंगे, ऐसे ही हम 10 जुड़ेंगे। तो जो भी लोग यहाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत जैसे आप जैसे साहित्यकार हैं, और बहुत साहित्यकार हैं, या बहुत मंच पर अच्छे काम भी बहुत हो रहे हैं, तो बस इन सबसे यही है कि जो भी हो रहा है, जो काम होता है, सबको अपना अच्छे से, एक अपनी ईमानदारी से करें। जी। जी, जी, जी। बहुत-बहुत हार्दिक धन्यवाद। आपसे ये जी। जो परिचर्चा है अपनी बात सबके साथ बहुत ही सफल और सार्थक रही। आपने बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताई जो कि आज के नवयुवकों को, नागरिकों को करना चाहिए। और साथ ही आप जो अच्छे कार्य कर रही हैं, उनको जानकर मुझे बहुत खुशी हुई कि आपके माध्यम से कितने लोगों की सहायता हो रही है। आपकी सामाजिक जो भी संस्था है उसके माध्यम से उनकी मदद हो रही है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये कार्य आप जारी रखें और इसी तरह हम फिर कभी मुलाकात करेंगे आपसे और कुछ भी जानकारी जी। लेंगे। आपका बहुत बहुत आभार और जी, धन्यवाद। एक मिनट बस, मैं अपने जो हमारे साथ सभी दर्शक जो जुड़े हुए हैं, उन जी सबका जी भी धन्यवाद करना चाहते हैं हम लोग, कि जो आज हमारे साथ जुड़े और अपना अमूल्य समय दिया। हाँ जी, जी। बिल्कुल, उनके बिना तो हमारी चर्चा का मतलब क्या है? क्योंकि कोई देखे, जाने और उनसे कुछ सीखे, यही उद्देश्य है। चाहे वो साहित्यिक हो, चाहे सामाजिक हो या चाहे कोई भी कार्य हो, तो दर्शकों का बहुत-बहुत आभार करती हूँ मैं भी सभी दर्शकों का। और मैं उन सबको यह भी बताना चाहती हूँ कि ये श्रृंखला इसी तरह चलती रहेगी। तो जीवन रंग उषा के संग पटल से आप जुड़े रहिए और हमारे आने वाले साक्षात्कार और मुलाकातों को आप उनका इंतजार करिए, देखिए। इसी तरह विभिन्न विधाओं से, विभिन्न तरीके के कलाओं से जो प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व हैं, उनसे हम आपको रूबरू कराएंगे। और साथ ही जो मेरा चैनल है सबरंग डॉक्टर उषा श्रीवास्तव, उस पर भी आप इसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार करते हुए, विशेष रूप से लता नोवाल जी का आभार करते हुए, मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। शुभ रात्रि और धन्यवाद। फिर जी। मिलेंगे। नमस्ते। नमस्ते।